आज 10 नवंबर 2025 सोमवार का दिन और दिल्ली और दिल्ली आज एक कह सकते हैं बहुत बड़े धमाके से दहल गई। हमारे पास जो स्रोत है वो इसी घटना के बारे में है। बिल्कुल। लेकिन आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि क्या हुआ या कहाँ हुआ। असली सवाल कुछ और है। हाँ, असली सवाल ये है कि क्या ये धमाका, क्या ये कुछ दिनों पहले हुई एक बहुत बड़ी एंटी टेरर कार्रवाई का एक तरह का बदला है? बिल्कुल, चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं आज। और ये सवाल ही इस पूरी घटना को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। लेकिन इससे पहले कि हम इस बदले की थ्योरी में जाएं, एक छोटी सी बात साफ कर लेते हैं। क्या? कुछ जगहों पर इस धमाके को इंडिया गेट से जोड़ा जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। अच्छा, असल में ये लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ है और ये जानकारी इसलिए अहम है क्योंकि लाल किले का सिंबॉलिक महत्व बहुत ज्यादा है। हाँ, ये तो है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ। दिल्ली का दिल, सुभाष मार्ग। लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1। वहाँ एक हुंडई i20 कार ट्रैफिक सिग्नल पर आकर रुकती है और बस चंद सेकंड में एक जोरदार धमाका होता है। शुरुआती रिपोर्ट के हिसाब से 8 से 10 लोगों की जान चली गई और करीब 20-24 लोग घायल हैं। मंजर बहुत भयानक था। और धमाका इतना शक्तिशाली था कि सिर्फ वो i20 कार ही नहीं, आसपास भी बहुत नुकसान हुआ। हाँ, उसकी आसपास खड़ी कई दूसरी गाड़ियाँ, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, सब आग की चपेट में आ गए। ये कोई छोटा मोटा ब्लास्ट नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी साजिश की, कह सकते हैं पहली झलक थी। और इसमें जो सबसे बड़ा सुराग छिपा है वो है धमाके का तरीका। आप उस बात पर आ रहे हैं कि कार चल नहीं रही थी बल्कि रुकी हुई थी। मुझे भी ये बात थोड़ी खटक रही थी। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका बहुत गहरा मतलब है। देखिए, चलती गाड़ी में धमाका करना जिसे VBID कहते हैं, इशारा करता है। मतलब ये कि हमलावर को सटीकता चाहिए थी। वो शायद किसी खास टारगेट का इंतजार कर रहा था या फिर उस जगह पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता था। तो ये किसी रिमोट डिवाइस या टाइमर की तरफ इशारा कर रहा है। बिल्कुल, टाइमर की तरफ। ये ज्यादा आप कह सकते हैं ठंडे दिमाग से की गई प्लानिंग लगती है। हमलावर दूर बैठकर सही मौके का इंतजार कर सकता था। यह बताता है कि ये सिर्फ गुस्सा या जज्बात में किया गया हमला नहीं, बल्कि इसके पीछे एक मजबूत योजना है, तकनीक है और शायद ट्रेनिंग भी है। और यहीं से फिर राष्ट्रीय एजेंसियों की भूमिका शुरू हो जाती है। बिल्कुल। आज जैसी खबर आई, दिल्ली और आसपास के राज्यों में हाई अलर्ट हो गया और फिर बड़ी एजेंसियों की एंट्री हुई। NIA, NSG, FSL, ये नाम हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि ये सब एक ही जैसा काम करते हैं। इस केस में इनके काम कैसे अलग अलग होंगे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए कि ये तीनों एक हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री सुलझाने वाली टीम के 3 अलग-अलग एक्सपर्ट हैं। अच्छा, सबसे पहले आती है FSL, यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम। ठीक है। ये हैं क्राइम सीन के साइंटिस्ट। इनका काम है सबूतों की जांच करना। वो मलबे से केमिकल के नमूने लेंगे, ये पता लगाएंगे कि विस्फोटक कौन सा था, RDX था, अमोनियम नाइट्रेट था या कुछ और। मतलब ये सबूतों की कुंडली बनाते हैं। ठीक है, तो FSL ने बता दिया कि क्या इस्तेमाल हुआ। अब NSG का क्या रोल है? अब आते हैं NSG, यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बम निरोधक दस्ते पर। ये विस्फोटक के विशेषज्ञ हैं। ये FSL के दिए गए डेटा को देखकर ये बताते हैं कि बम कैसे बनाया गया था। क्या उसमें कोई खास तरह का डिटोनेटर था? अच्छा, क्या उसे किसी मोबाइल फोन से जोड़ा गया था? बम का डिजाइन क्या था? वो बम बनाने वाले के सिग्नेचर स्टाइल को पहचानते हैं। यानी बम की पूरी इंजीनियरिंग को समझते हैं। बिल्कुल, उनका काम बम की इंजीनियरिंग को समझना है। यानी FSL बताती है व्हाट और NSG बताती है हाउ। तो फिर NIA क्या करती है? और आखिर में आती है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये हैं मास्टर डिटेक्टिव। ये FSL के व्हाट और NSG के हाउ को जोड़कर हु और वाई तक पहुंचते हैं। किसने और क्यों किया? सही कहा। NIA इन सभी सुरागों को जोड़कर साजिश की तह तक जाती है। क्या इसकी कड़ियां किसी दूसरे राज्य से या देश के बाहर से जुड़ रही हैं? इसके पीछे कौन सा संगठन है? उनका मकसद क्या था? तो FSL सबूत देती है, NSG तकनीक बताती है और NIA पूरी साजिश का पर्दाफाश करती है। बिल्कुल सही। ये तो बहुत ही शानदार तरीके से समझ आया। अब वापस उस बड़े सवाल पर आते हैं जो हमने शुरू में उठाया था। क्या ये धमाका हाल ही में पकड़े गए एक बड़े अंतर्राज्यीय आतंकी नेटवर्क से जुड़ा है? हमारे स्रोतों में इसका जिक्र तो है। हाँ, और जांच एजेंसियां इसे महज एक इत्तेफाक मानकर नहीं चल रही हैं।
कुछ ही हफ्ते पहले सुरक्षा एजेंसियों ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी। हाँ? उन्होंने एक ऐसे नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था जो कई राज्यों में फैला हुआ था और उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बनाने का सामान भी मिला था। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या हर बड़ी घटना को पुरानी किसी घटना से जोड़ देना एक आसान रास्ता नहीं है? हो सकता है ये कोई बिल्कुल नया ग्रुप हो जिसका उस पुराने नेटवर्क से कोई लेना देना ही ना हो। आपका सवाल जायज है और जांचकर्ता इस एंगल को भी नजरअंदाज नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन दो घटनाओं के बीच के समय और तरीके को देखिए। ठीक है। जब किसी आतंकी नेटवर्क पर बड़ी चोट की जाती है तो उसके बचे खुचे सदस्य या कह लें कि स्लीपर सेल वो जवाबी हमला करते हैं। हाँ, वो अक्सर अपनी मौजूदगी और ताकत का एहसास कराने के लिए जवाबी हमला करते हैं। इसे रिटेलिएटरी स्ट्राइक कहते हैं। और ऐसे हमलों के लिए वो अक्सर ऐसी जगहों को चुनते हैं जिनका प्रतीकात्मक महत्व हो। और लाल किले से ज्यादा प्रतीकात्मक जगह दिल्ली में और क्या होगी? बिल्कुल। लाल किले सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट या भीड़ वाली जगह नहीं है। ये भारत की आजादी का, उसकी संप्रभुता का, उसकी ताकत का प्रतीक है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री यहीं से देश को संबोधित करते हैं। सही बात है। तो इस जगह पर हमला करना सीधे सीधे देश की सत्ता को चुनौती देने जैसा है। इसलिए जब कोई नेटवर्क कमजोर पड़ता है तो वो ऐसे हाई वैल्यू सिंबॉलिक टारगेट पर हमला करके ये संदेश देने की कोशिश करता है कि हम अभी खत्म नहीं हुए हैं। बिल्कुल, हम अभी खत्म नहीं हुए हैं। ये सुनकर तो पूरा मामला और भी ज्यादा गंभीर लग रहा है। इसका मतलब है कि एजेंसियों के सामने चुनौती दोहरी है। दोहरी कैसे? एक तो इस केस को सुलझाना और दूसरा ये पता लगाना कि उस पुराने नेटवर्क के कितने लोग अभी भी बाहर हैं और क्या वो और हमले कर सकते हैं। सही पकड़ा आपने। ये एक धागे को खींचने जैसा है जिससे पूरा स्वेटर उधड़ सकता है। एजेंसियां अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही होंगी कि क्या इस धमाके में इस्तेमाल हुआ विस्फोटक उसी खेप का हिस्सा है जो पकड़ी गई थी, या फिर उनके पास और भी जखीरा मौजूद था। हाँ, पकड़े गए संदिग्धों से दोबारा पूछताछ होगी, उनके कॉन्टैक्ट्स को खंगाला जाएगा। ये एक बहुत बड़ी और जटिल पहेली है। और इस पूरी तस्वीर में एक और बात जो मुझे परेशान कर रही है वो है जगह का चुनाव। लाल किले के आसपास का इलाका, मतलब चांदनी चौक, ये दिल्ली के सबसे पुराने और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में से एक है। यहाँ की गलियां, बाजार, ट्रैफिक, ये सब सुरक्षा के लिहाज से एक बुरे सपने जैसा है। हाँ, और शायद हमलावरों ने इसी का फायदा उठाया। ऐसे इलाकों में हर गाड़ी, हर इंसान पर नजर रखना लगभग नामुमकिन है। सही बात है। यहाँ की भीड़ में घुल मिल जाना बहुत आसान है। ये आधुनिक शहरों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, जिसे अर्बन वॉरफेयर की भाषा में एनोनिमिटी ऑफ द क्राउड कहते हैं। मतलब भीड़ की गुमनामी। जी, हमलावर इसी भीड़ का इस्तेमाल अपने कवर के तौर पर करते हैं। सुरक्षा एजेंसियां मॉल्स, एयरपोर्ट जैसी जगहों को तो सुरक्षित कर सकती हैं, लेकिन शहर की हर सड़क, हर गली को उसे किले में तब्दील नहीं किया जा सकता। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, एक शक्तिशाली धमाका, एक रुकी हुई गाड़ी का इस्तेमाल, लाल किले जैसी प्रतीकात्मक जगह और हाल ही में एक आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़, तो एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर सामने आती है। ये महज एक हादसा या कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं लगता। नहीं।